हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया हो? जल्दी बताओ क्या हाल चाल है सबके। क्लास को स्टार्ट करेंगे फिर अपने। तो अपना आज क्लास पे जो बात करेंगे दोस्तों, वो बातें होंगी किसके ऊपर? तो वो बातें हमारी होंगी हम बाउंड्रीज को लेकर के थोड़ा डिस्कस कर रहे थे ना। और बाउंड्रीज को लेकर के आज हमारी बातें हो जाएंगी। चलो, बाउंड्रीज को लेकर के बातें होंगी। और बाउंड्रीज में हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। कोस्टल बाउंड्री के ऊपर आज अपन बात करेंगे और कोस्टल बाउंड्री को देखेंगे कि कोस्टल बाउंड्री में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या खास बातें हैं, है ना। तटीय सीमा, लंबाई वगैरह मैंने आपको बता दी थी। और लंबाई के अलावा अब कोस्टल बाउंड्री पर थोड़ी डिटेल से बातें करेंगे, ठीक है। कौन कौन लगते हैं, सागरी सीमा कौन लगाता है, वगैरह वगैरह। वो तमाम बातें आज डिस्कस होंगी अपनी, ठीक है। चलो, मैं एक मैप ले लेता हूँ। थोड़ा सा मैप मैप से थोड़ा देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। मैप से देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, अब आते हैं अपने किस पर, तटीय सीमा पर आते हैं, ठीक है। तटीय सीमा पर आते हैं, कोस्टल बाउंड्री पर आ जाते हैं, ठीक है। तटीय सीमा, या फिर जिसको हम कह रहे थे कौन सी, तटीय सीमा, या फिर इसको हम कह रहे थे कोस्टल बाउंड्री, ठीक है। तो कोस्टल बाउंड्री पर आओ, इस पे बात करते हैं, ठीक है। कोस्टल बाउंड्री, और कोस्टल बाउंड्री आप हेडिंग लिख लो। तटीय सीमा हम डिस्कस कर चुके हैं और कोस्टल बाउंड्री के ऊपर आज बात करते हैं, ठीक है। कोस्टल बाउंड्री पर देखोगे तो नो राज्य व दो यूटी, नो राज्य व दो यूटी, ठीक है। नो राज्य व दो यूटी, दो यूटी, राइट। दो यूटी हैं, 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स एंड टू यूटीज, एंड टू यूटीज, एंड टू यूटीज। दो यूटी हो गए। और हमारे जो है कुल मिलाकर के 9 क्या हो गए, स्टेट हो गए। ये इसके ऊपर है। और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं, उन 9 राज्यों पर आओ, ठीक है। अभी ना मैंने एनसीईआरटी की किताब क्लास 9 और 11 को फिर से वापस से, अब क्योंकि कई बार रीड कर चुके हैं एनसीईआरटी को, तो शुरुआत में तैयारी जब करी तो हमने भी अपनी तैयारी के दौरान बहुत सारी बार पढ़ा। बाद में पढ़ते ही रहते हैं। फिर वापस रिकॉल करके देख लिया। और ये चैप्टर कल अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कल ये अपना होगा। तो कल चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं एनसीईआरटी क्लास 9 और 11 का पहला जो चैप्टर है उसको रीड करवाऊंगा बोर्ड के ऊपर। क्विक रिवीजन करवाऊंगा, क्विक, फटाफट स्पीड से पढ़ता जाऊंगा। और आप भी मेरे साथ कल 9 और 11 की एनसीईआरटी को लेकर बैठेंगे। क्लास 11 की एनसीईआरटी में भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से है, उसको ले लेना, ठीक है ना। तो दोनों किताब लेकर बैठेंगे और हाइलाइटर लेंगे, ठीक है ना। आज क्लास इतना लेट भाई, तो कुछ दिक्कत थी, है ना। मैं सारी बात नहीं बता सकता हूँ यहाँ लाइव में, लेकिन कोई दिक्कत थी, इस वजह से क्लास थोड़ी लेट हुई है। बाकी जो है आप अभी पढ़ लेते हैं लगातार, कोई बात नहीं है। तो कल जो है आप रेडी रहना। कभी भी जब भी मैं कहूँ, कि कभी भी मैं कह सकता हूँ ये बात आपको कि एनसीईआरटी खोलो भाई, क्लास 9 और क्लास 11 को खोलो, रीड करते हैं। तो फिर जो है उसको अपने पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसको अपने रीड आउट करेंगे एक बार, ठीक है। तो ओवरऑल मैं एक बार कॉन्सेप्ट पूरा बना देता हूँ, फिर एक बार रीड आउट करेंगे। अगर फिर दिक्कत आएगी तो फिर अपने जो है आपको उसको बता देंगे, आप डाउट पूछ लेना। बाकी आएगी नहीं, है ना। तो आएगी नहीं दिक्कत, आपको काफ़ी मज़ा आएगा उसको पढ़ने के बाद में। तो ये एक बार 9 राज्य कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। 9 राज्य कौन कौन से, तो इन 9 राज्यों के अंदर हम जो राज्य देखते हैं उनकी लोकेशन आओ एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो 9 राज्य हैं, वो कौन कौन से 9 राज्य हैं उन पर आओ एक बार। ये 9 राज्य आपके आएंगे, एक बार देखो, ध्यान दो। इस 9 राज्यों के अंदर जो है, इन 9 राज्यों में देखो कौन कौन से राज्य हमारे आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से राज्य आएंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा। इन 9 राज्यों में जब आप चलते हो, इन 9 राज्यों में, तो हमारी कोस्टल बाउंड्री है, उसके 9 राज्य कौन कौन से होंगे देखो। अभी इनको सबको बना लेते हैं अपने, ठीक है।
सबको बना लेते हैं। और देखो इसमें नौ राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ से जब आप चलोगे तो ये यहाँ से आपका जो है एक राज्य यहाँ से आएगा जिसका नाम है गुजरात, ठीक है ना। तो एक राज्य आएगा जिसका नाम है कौन सा, सबसे पहले इधर जो है गुजरात है। और यहाँ से आप देखोगे तो एक नंबर पर कौन हो गया, तो ये सबसे पहला जो राज्य हुआ, इस पहले राज्य का नाम है गुजरात, ये गुजरात है। गुजरात के बाद में जब आप चलोगे यहाँ पर, तो गुजरात के बाद में यहाँ पर आप जब आएंगे तो ये यहाँ पर जो राज्य पड़ता है इसका नाम कौन सा है, इसका नाम दूसरे का कौन सा आएगा, तो दूसरा जो है ना बच्चा ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक राज्य आपको दिखेगा, और यहाँ पर जब आपको एक राज्य यहाँ दिखेगा तो ये आपको दिखेगा, इसका नाम है तीसरा, इसका नाम गोवा है। तीसरा जो है वो कौन सा है, गोवा है, ये गोवा है तीसरा। ये जो राज्य आप जब देखते हैं यहाँ पर, तो चौथा जो ये राज्य है इसका नाम कर्नाटका है, इसका नाम कर्नाटका है, कर्नाटका है, ठीक है, कर्नाटका है बच्चे, ये कर्नाटका है। और पांचवा ये जो राज्य आपका आएगा इसका नाम कौन सा है, केरला है, ठीक है ना, इसका नाम कौन सा है, केरला है, ये केरला है, राइट। तो यहाँ पर एक गुजरात हो गया, एक गुजरात हो गया। यहाँ पर ये जो राज्य हो गया इसका नाम कौन सा है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद ये यहाँ से आप देखोगे तो ये कौन सा हो गया, तो ये आपका कौन सा हो गया, इसका नाम कौन सा हो, कर्नाटक हो गया। और ये यहाँ पर कौन सा हो गया, इसका नाम कौन सा हो गया, केरल हो गया। तो ये 5 राज्य हो गए। तो पश्चिमी जो तटीय सीमा है, उस पश्चिमी तटीय सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं, 5। फिर इसके बाद इस तरफ आप आ जाओ, तो इस तरफ 6 नंबर पर जब आप आएंगे तो 6 नंबर पर ये जो आपका है, इस 6 नंबर पर जो राज्य है, ये छठा जो राज्य है इसका नाम है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु के ऊपर की तरफ जब आप चलते हैं तो तमिलनाडु के ऊपर की तरफ ये जो राज्य है, ये जो राज्य है, इस राज्य का जो नाम है इसका नाम है कौन सा, तो ये 7 नंबर है। और ये 7 नंबर जो राज्य है ना, ये 7 नंबर जो राज्य है, इस 7 नंबर की जब आप बात करते हैं तो इसमें आपका आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश है, क्लियर है, आंध्र प्रदेश है। और ये जो एक और राज्य जो आएगा ये कौन सा है, तो ये आपको दिखेगा 7 नंबर, 8 नंबर। और ये जो 8वां स्टेट आएगा, ये 8वां जो स्टेट है इसका नाम है ओडिशा, ये ओडिशा है, ओडिशा है दोस्तों। और यहाँ पर ये जो राज्य आपको दिखेगा, ये जो राज्य आपको दिखेगा यहाँ ऊपर, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश तीनों से लगता है, इसका जो नाम है, इसका जो नाम आएगा, इसका नाम आएगा 9 नंबर पे। और ये 9 नंबर पे जो आएगा ये आएगा कौन सा, ये आएगा वेस्ट बंगाल आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। तो ये वेस्ट बंगाल आ गया। तो ये कुल मिलाकर के 9 आपके राज्य आ जाएंगे। ये 9 राज्य हैं, ठीक है ना, 9 राज्य हैं, ये 9 राज्य हैं। और यहाँ पर आपका ये जो है तेलंगाना है, तो तेलंगाना है ना, तेलंगाना जो आपका आता है, तेलंगाना, तेलंगाना याद रखना इसके बारे में, तेलंगाना जो आता है, तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना जो है ना, ये तेलंगाना बॉर्डर नहीं है किसी से ना, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, मतलब ये तट के साथ में नहीं लगता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, कौन कौन सी किताब से कौन कौन से चैप्टर करने हैं वो मैं अपने हिसाब से आपको करवाता रहूंगा, आप निश्चिंत रहो, संपूर्ण तैयारी आपकी मैं करवा दूंगा ठीक तरीके से, जितना भी सेक्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहो इस चीज़ के लिए, वो मेरी जिम्मेदारी है 101%। तो मैं अपने हिसाब से आपको जो है जिस जिस तरीके से बताता जाऊँ उस तरीके से आप पढ़ते रहना, ठीक है। तो एक बार किसी भी चैप्टर को मैं आपको पढ़ा दूंगा, और फिर मेरे पढ़ाने के बाद में और आप जो है जो जो किताब मैं आपको बताऊं उस किताब से आप उन चीज़ों को रीड कर लेना, ठीक है। उन किताबों को रीड मैं सारा करवा दूंगा, आप तो अभी फिलहाल जो है इस पर फोकस करो। तो देखो, तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार इनका अवरोही क्रम कई बार पूछ लेता है। तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार, तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार इनका अवरोही क्रम, लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम इसका क्या आएगा, ठीक है। तटीय सीमा की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम क्या आएगा, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दो, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द
of states according to states, descending order of the states according to the according to the according to the length of length of length of कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन है ना, तटीय रेखा जो है आपकी, या तटीय जो सीमा है, बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री की जो लेंथ है उसके आधार पर इनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे लंबी तटीय सीमा हम जानते हैं कि सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की है, राइट, गुजरात। 2 नंबर जो आएगा वो आएगा 2 नंबर आपका, 2 नंबर आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश के बाद में 3 नंबर पे कौन आएगा, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु है। 4 नंबर पे कौन आएगा, तो ये 4 नंबर पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। 5 नंबर पर जो आएगा वो केरला आएगा, केरला आएगा। 6 नंबर पर जो आएगा वो केरला के बाद में उड़ीसा आएगा, केरला के बाद में उड़ीसा आएगा। 7 नंबर दोस्तों जो आता है 7 नंबर पे, उस 7 नंबर पे हम बात करेंगे तो इधर कर्नाटका आएगा, कर्नाटका आएगा, कर्नाटका आएगा, कर्नाटका आ जाएगा। और 8 नंबर पे जो आएगा उसका नाम है कौन सा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है, क्लियर है बात, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। और 9 नंबर पर जो आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा कौन सा, गोवा। 9 नंबर पर जो आएगा गोवा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, और एक कौन है, गोवा, वेस्ट बंगाल एंड गोवा। ये लीजिए सर, ये आपके जो है ये आपके 9 स्टेट हैं। अब आप ना क्वेश्चन कह सकते हैं कि सब ये बताओ चुपचाप पहले कि आपने ये जो लिखे हैं क्या आपने कैसे याद किए कि यही आएंगे, है ना, आपने कैसे याद किए कि यही आएंगे, ये बताओ। 1214 पॉइंट समथिंग है, तो 1214 किलोमीटर है, और ये 101 सबसे छोटी जो बाउंड्री है। तो जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर आपने कैसे याद किया, तो कोई ऐसा तरीका है जिससे हम भी याद कर सकते हैं आराम से, है ना। तो देखो, गुजरात यहाँ से चलेंगे, यहाँ से आएंगे सीधे आंध्र प्रदेश, इसके नीचे तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु, और इसके बाद में कौन सा, महाराष्ट्र। देखो 4 स्टेट आपको बहुत सीधे सीधे याद हो सकते हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये 4 हो गए। 4 के बाद देखो एक इधर आओ, यहाँ से यहाँ तो केरला, केरला से इस तरफ उड़ीसा, उड़ीसा से कर्नाटक, कर्नाटक से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से गोवा, ऐसे याद कर सकते हो। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऊपर से चलोगे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, 4। फिर इधर देखो यहाँ से केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, और एक कौन सा है, गोवा। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। और 2 यूटी हैं। हाँ, अब आते हैं अपने दूसरी किस बात पर, और अब दूसरी बात पर आते हैं कि दूसरी चीज पर अगर आए तो एक आता है इस पर कौन कौन से यूटी है ना। तो 2 यूटी है इसके ऊपर, इस पर आपका है। एक मैं डायग्राम लेता हूं, रुको एक बार, है ना। चीन 3 4 यूएसए था, चीन यूएसए, हाँ ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी क्लास 9 जब अपने पढ़ेंगे तो उसमें 3 नंबर पे यूएसए दिया हुआ है, 4 पे चीन है। लेकिन मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की जो रिपोर्ट है उस आधार पर मैंने आपको बताया था, और मैंने सोर्स भी लिखवा दिया था कि साहब मैंने ये जो डेटा लिए कहाँ से लिए, ठीक है ना। हाँ, नोट्स कैसे बने समझ नहीं आ रहे, नोट्स जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाते चले जाओ बस, ठीक है ना। अब 2 यूटी इसके अंदर आपके आएंगे, और 2 यूटी कौन कौन से आएंगे, 2 यूटी कौन कौन से आएंगे, इस पर एक बार आ जाते हैं, ठीक है ना। 2 यूटी कौन कौन से, उस पर आओ एक बार, ठीक है। चलो मैं बनाता हूँ एक बार 2 यूटी को। अ, ये जो है मैं एक मैप लेता हूँ और उस मैप के माध्यम से आपको समझाता हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। एग्जैक्ट लोकेशन उसकी क्या आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
ना। चलो अब जो है ना, एक बार इस यूटी के अंदर दो आपके जो हिस्से हैं उसमें आप देखो एक बार, दो हिस्सों में कौन कौन, तीन हिस्से इसके जो फैलाव है, एक बार देखो एग्जैक्ट लोकेशन पर जब आप आओ तो अब आपको यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ से आपको दिखेगा क्या, तो यहाँ से महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, और कर्नाटक, और ये जो है ना, ये आपका यहाँ पर, ये तो गोवा हो ही गया, ये यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर आपका कौन सा हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटका हो गया, ये यहाँ से कर्नाटका हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से कौन हो गया, ये केरल हो गया, ठीक है, ये केरल हो गया, ये केरला हो गया, केरला हो गया। और इस केरला के अंदर आप देखो एक बार लोकेशन, यहाँ आपको दिखेगा, और ये दिखेगा आपको माही, यहाँ पर दिखेगा माही, ये माही है, और माही वैसे भी सबसे छोटा जिला है ना, भारत का माही सबसे छोटा जिला भी है, ठीक है, माही। और ये पुडुचेरी आपका, है ना, पुडुचेरी, पुडुचेरी है, इस पुडुचेरी का माहे एक जिला हो गया, ठीक है। तो माहे जो है ना वो लोकेशन कहाँ पर, केरला में। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर नीचे आपको दिखेगा, और यहाँ पर आपको जो दिखेगा इसका नाम है कराईकल, इसका नाम है कराईकल, ये कराईकल है, कराईकल है, कराईकल। और कराईकल जो है ना, ये कराईकल भी किसका पार्ट है भाई, तो कराईकल इज ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इज ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी, है ना, या पौंडीचेरी इसको पहले लिखा जाता था, पुडुचेरी हम लिखते हैं, है ना। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मेन पुडुचेरी है आपका, है ना, तो ये पौंडीचेरी या पुडुचेरी एक ही हो गया, तो ये लो जी, पुडुचेरी हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद में आप जब जाओगे तो ये यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश है, ये आंध्रा है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। और इस आंध्र प्रदेश में ये यहाँ पर जो लोकेशन है ये यनम है, यनम, यमन नहीं है, यनम, ध्यान रखना, यनम है, यनम। और ये भी किसका हिस्सा है, तो ये पुडुचेरी का, पुडुचेरी का हिस्सा है, पुडुचेरी का हिस्सा आएगा यनम। तो ये कुल मिलाकर के आपके तीन हिस्से तो लगते हैं बे ऑफ बंगाल के साथ में, बे ऑफ बंगाल के साथ लगते हैं, है ना, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका अरेबियन सी है, तो एक जो हिस्सा है वो अरेबियन सी के साथ में लगता है, तो ये आपके आ जाएगा, दो यूटी हैं, दो यूटी के अंदर से आपका एक यूटी हो गया जिसका नाम है कौन सा, जिसका नाम है पुदुचेरी। इसको ना नोट्स के अंदर खुद मेंशन करोगे आप, ठीक है, नोट्स के अंदर खुद बनाओगे सही तरीके से, बिल्कुल ठीक है। तो पुदुचेरी के बारे में एक दो जानकारियां मैं लिख देता हूँ। पुदुचेरी, तो पुदुचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था, ठीक है ना, पुदुचेरी ये फ्रांसीसियों के अधीन था, ठीक है, इट वॉज द अंडर द फ्रांसीसी, है ना, या उनके अधिकार में था, के अधीन था, ठीक है। और 1945 में 1954 में हिस्सा बना ना, तो 1954 में भारत में शामिल, भारत में शामिल हुआ, ठीक है, भारत में शामिल हो गया। तो एक आपका ये मामला है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जानकारियां हैं, पीडीएफ नहीं मिलेगा, मिलेगा सर भाई। फ्रांसीसियों के अधीन जो थे उन्होंने सीधा भारत सरकार को सौंप दिया, सीधा भारत सरकार के ही नियंत्रण में, ठीक है, भारत सरकार के नियंत्रण में, ठीक है। से भी कुछ पूछ रही, उसका आंसर दे दो, वो बहुत परेशान है, क्या हो गया, बताओ बताओ बताओ। अब तुम मेरे से चाहिए ना, 1 घंटा है इसमें, चाहिए तुम अपने कमेंट पढ़वा लो, चाहिए पढ़े पढ़े मेरे से पढ़ाई कर लो, है ना। तो एक ही काम हो सकता है, आप कहोगे साहब हमसे बात कर लो तो मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। और आप अगर कहोगे कि साहब हमें पढ़ाओ केवल आप, हम अपने आप देख लेंगे बाकी सब, तो मैं जो है आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अब तुम देख लो क्या करना है।
तो टाइम पास ना करके आप सोचो कि साहब केवल पढ़ाई फोकस करना है, तो फिर पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं अपने ना। ठीक है, तो निवेदन है आपसे कि प्लीज केवल पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, बात ही नहीं। मैं आपको दमन दीव की लोकेशन दिखा देता हूँ एक बार। एक और है आपका दमन दीव जिसको बोलते हैं। हाँ, जानबूझ के कमेंट करते हैं, मुझे पता है इनका। इनका इलाज किया जाएगा बढ़िया वाला। ठीक है, एक क्लास और एनसीईआरटी में ना ऐड करूँगा अभी मंडे से। एक क्लास और ऐड करूँगा, छठी सातवीं के कुछ चैप्टर्स हैं, पहले उनको भी करवाने हैं साथ 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 साथ। फिर इनकी हालत ख़राब होगी जब दो क्लास एक विषय की लगेंगी ना, और दिन रात लिखने लिखने में बावड़े हो जाएंगे, है ना। तो इनकी हालत ख़राब करनी पड़ेगी, रुक जाओ। अभी लगेगी एक क्लास और बढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। तो एक क्लास अपना और बढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ तुम। देख लो दमन दीव की लोकेशन और एक बार देख लो। ठीक है, दमन दीव की लोकेशन आप एक बार देखो। ठीक है, ये यहाँ पर, तो ये इस तरीके से कच्छ की खाड़ी होगी, और ये जो है इस तरीके इस खंबात की खाड़ी होगी, और ये यहाँ पर ना दीव मुख्य भूमि से परे, ठीक है, नीचे है ये समुद्र में। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पड़ेगा दीव, दीव पड़ेगा दीव। ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, अरब सागर है, ये अरब सागर है। और यहाँ पर जो है ये जो राज्य है इसका नाम है गुजरात, गुजरात है। ठीक है, ये दीव है, दीव, दीव है दीव। ठीक है, दीव पड़ेगा। और ये जो है ना यहाँ पर मुख्य भूमि पर है दमन। ठीक है, तो ये है दमन। ठीक है, दमन दीव दादर नगर हवेली, अब इसको मिला करके एक ही कर दिया गया ना। ठीक है, दमन। ठीक है, दमन। तो ये दमन हो गया इधर, दीव और दमन ये आपका हो गया, और ये खंबात की खाड़ी। ठीक है, और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप इसको बोलते हैं, काठियावाड़, काठियावाड़ पेनिनसुला इसको बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं, काठियावाड़ पेनिनसुला हो गया ये। ठीक है, काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला हो गया। ठीक है, काठियावाड़ पेनिनसुला हो गया, और ये खंबात की खाड़ी हो गई। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात हो गई, गल्फ ऑफ खंबात हो गई, खंबात हो गई, गल्फ ऑफ खंबात हो गई, गल्फ ऑफ खंबात हो गई। ठीक है, ऊपर की तरफ ये कच्छ हो गया, कच्छ हो गया, कच्छ हो गया, इसको कच्छ, कच्छ हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है, ये काठियावाड़ हो गया। ठीक है, तो ये दो आपकी यूटी हो गई यहाँ तक। अब बताओ सारा समझ में आया कि नहीं आया। और क्लास 11 की एनसीईआरटी में जब मैं आपको रीड करवाऊंगा, तो क्लास 11 की एनसीईआरटी में रीडिंग में आप देखेंगे कि वहां पर सागरीय सीमा के बारे में बातें की गई है ना। एलोन तुम क्लास से निकल जाओ, क्लास डिस्टर्बिंग मटेरियल हो। सर ये क्या बताए, समझ नहीं आया। मैंने सिर्फ ये बताया है कि दो यूटी हैं हमारे जो तटीय सीमा के ऊपर हैं। ठीक है, और दो यूटी हैं, और उन दो यूटी के अंदर अगर नहीं भाई तटीय सीमा वो भी यूटी है, लेकिन मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर केवल दो यूटी है ना। हम मुख्य भूमि देख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो दो यूटी मुख्य भूमि पर, एक तो हो गया आपका कौन सा, पुदुचेरी, और पुदुचेरी का फैलाव तीन राज्यों के अंदर मिलता है, एक में नहीं है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के ये कहोगे, और एक दूसरा आपका जो आएगा तटीय सीमा पर एक आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुख्य भूमि पर दो यूटी हो गए आपके, मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर, मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर, तटीय सीमा पर, तटीय सीमा पर दो यूटी, दो यूटी। एक तो हो गया पुदुचेरी,
पुदुचेरी व, है ना, पुदुचेरी व एक हो गया लक्षद्वीप। ध्यान रखना एनसीईआरटी को, लक्षद्वीप एनसीईआरटी को रीड करना है प्रॉपर तरीके से। एनसीईआरटी को यूपीएससी में इसलिए भी पढ़ा जाता है, इसलिए भी इसको पढ़ा जाता है क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है यूपीएससी, यूपीएससी के लिए या स्टेट पीएससी, मतलब सिविल सेवा के लिए जहाँ पर भी हमें लिखना है, जहाँ पर भी हमें मेंस लिखना है, वहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट का काम यूपीएससी, ये एनसीईआरटी करती है तुम्हारा। तो यूपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे वो भले ही से स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट हो, उन सबको ये जो एनसीईआरटी किताबें इनको प्रॉपर रीड करना है ना, प्रॉपर रीड करना है। तो यहाँ क्लास में मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपका कॉन्सेप्ट तैयार कर देगी। आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे जो बुक से भी हैं और कुछ मेरे स्तर पर मैंने जो करवाए हैं, किसी रेफरेंस बुक को पढ़ करके, करंट अफेयर्स को पढ़ करके, गवर्नमेंट की रिपोर्ट को पढ़ करके, कुछ मैं मेंशन करवा दूंगा। और लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो काम है वो बुक करेगी तुम्हारा, ठीक है ना। इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिला करके बुक को रीड करना है। खैर मैं करवाऊंगा आपके साथ लग करके बुक रीडिंग का काम भी, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर पर पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए फिर अगली बात करते हैं। तो अब आते हैं मैरीन बाउंड्री पर, सागरीय सीमा पर आते हैं। और जब सागरीय सीमा पर आप आओगे तो भाई सागरीय सीमा या मैरीन जो बाउंड्री है, मैरीन बाउंड्री जो आएगी, उस मैरीन बाउंड्री की अगर हम बात करें, देखो यूटी ना, कुछ बच्चे कह रहे सर यूटी समझ में नहीं आया। तो यूटी का मतलब होता है बेटा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश होते हैं। और यूटी जो होते हैं, उन यूटी के ऊपर सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार अपने हिसाब से वहां पर गवर्नर वगैरह अपॉइंट करती है और रूल करती है, ठीक है ना। तो ये बात है ना। तो उनमें दो यूटी, एक बार देखो ना एसी नहीं चल रहा है इसका, चलाओ ना, उसको चेक करो ना एक बार यार, गर्मी लग रही है बहुत, पसीना आ रहा है यहाँ तो। हाँ अब की बार चला है, इसको 16 पे कर दो थोड़ी देर के लिए ना, नहीं तो बीमार हो जाएंगे फिर अपने। वो कर दो थोड़ा सा, गर्मी कम हो जाए। सागरीय सीमा की अगर बात करें, तो सागरीय सीमा की अगर हम बात करते हैं, तो सागरीय सीमा की अगर बात करेंगे तो दोस्तों देखो, इसमें सागरीय सीमा की अगर बात करोगे तो अनक्लोज के अकॉर्डिंग, अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ऑन लॉ ऑफ सी, है ना। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून, समुद्री कानून अभिसमय, समुद्री कानून अभिसमय, कन्वेंशन को अभिसमय लिखते हैं ना। समुद्री कानून अभिसमय मतलब समुद्री कानून है, अनक्लोज क्या है, समुद्री कानून है। इसको बनाया गया कब, तो इसका जो गठन हुआ वो गठन हुआ 1982 में, 1982। विश्व में लागू कब हुआ, तो विश्व में ये लागू हुआ, और ये विश्व में लागू हुआ कब, तो ये विश्व में लागू हुआ 1994 में। और भारत द्वारा कब हस्ताक्षर की गई, तो भारत द्वारा दो जो है मंजूरी कब मिली, तो भारत द्वारा इसको अपनाया गया, भारत द्वारा अपनाया गया 1995 में, अपनाया गया 1995 में, ठीक है। 1995 में भारत ने इसको अपनाया। तीन जानकारियां विशेष रूप से ध्यान रखें, गठन, विश्व में लागू, और एक भारत द्वारा अपनाया गया। ये क्या करता है अनक्लोज, ये अनक्लोज क्या करता है, ये अनक्लोज 5 भागों में विश्व में, है ना। देखो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, 1982, विश्व में इंप्लीमेंट हुआ 1995, 94, और भारत द्वारा एक्सेप्ट कब किया गया, 1995 के अंदर। देखो विश्व में समुद्रों पर, है ना, विश्व में समुद्रों पर, समुद्रों पर, समुद्रों पर किसी देश के अधिकार, किसी भी देश के अधिकार, किसी भी देश के अधिकार,
कि देश के अधिकार तथा अधिकार तथा तथा जिम्मेदारियों तथा जिम्मेदारियों जिम्मेदारियों का निर्धारण, है ना, जिम्मेदारियों का निर्धारण, जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। ठीक है, जिम्मेदारियों का निर्धारण। तो जिम्मेदारियों का निर्धारण ये ना ये करेगा। ठीक है, तो ये अनक्लोज के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? राइट्स, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज 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 ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी कंट्री, एनी नेशन on the seas, on the oceans of the world, है ना। इंग्लिश वाले भी लिख लेना इसको ऐसे, इस भाषा में लिख लेना। तो ये कुल मिलाकर के अनक्लोज करता है और ये क्लासीफाई करता है दुनिया के महासागरों को 5 पार्ट में। ठीक है, तो महासागरों को 5 प्रकार से ये, भाई गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ, मैं कमेंट ऑफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। असेंडिंग ऑर्डर तो फिर नीचे से लिख लो, डिसेंडिंग और ऊपर से लिख लो। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यार, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। देखो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, तो 5 पार्ट होंगे, 5 हिस्से होंगे और 5 हिस्सों में आप जब देखोगे, 5 हिस्सों में आप जब देखोगे ना, तो एक होगा इंटरनल सी, आंतरिक सागर। इंटरनल सी, इंटरनल सी। दूसरा होगा, इसको बोलते हैं प्रादेशिक सागर या क्षेत्रीय सागर, प्रादेशिक या फिर इसको बोलेंगे क्षेत्रीय सागर, रीजनल सी, रीजनल सी। एक होगा जिसको बोलेंगे कौन सा बच्चा, जिसको बोलेंगे अविच्छिन्न सागर, अविच्छिन्न सागर, कंटिग्यूअस सी, अविच्छिन्न सागर या अविच्छिन्न मंडल इसको बोलते हैं, कॉन्टिग्यूअस जोन सर, कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस जोन बोलेंगे इसको, राइट। और इसके बाद में एक आपका होगा जिसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे अनन्य आर्थिक मंडल, अनन्य आर्थिक मंडल, अनन्य आर्थिक मंडल, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, और एक आपका होता है भाई, और इसको बोलते हैं उच्च सागर, हाई सी बोलते हैं इसको, हाई सी, हाई सी, है ना, हाई सी, उच्च सागर। ये 5 प्रकार से इसको हमने क्लासिफाई कर लिया, हमने नहीं किया है, ये क्लासिफाई किया किसने, यूएनओ ने किया है ना। इस तरीके से 5 भागों में बांटा। अब एक बार डायग्राम बनाकर इसको समझते हैं कि किस किस तरीके से कितनी कितनी डिस्टेंस इसकी होगी, कहाँ से कहाँ तक होगी, और उसको अपने देख लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं। ये जो है, इस तरीके से कोई कोस्ट है ना, कोस्टल लाइन जो होती है ऐसे ही कटी फटी होती है, और इस तरीके से आपने जो ये थी हमारी लाइन खींची, एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हम बेस लाइन बोलते हैं।
बेस लाइन बोलते हैं, जो लो टाइड के समय पर बनाई जाती है ना। जब निम्न ज्वार आता है वहां से निर्धारण होता है इसका, निम्न ज्वार सीमा से निर्धारण होता है। इसको आधार रेखा या फिर इसको बोला जाता है बेस लाइन, बेस लाइन। और ये ना इसको लेते हैं 0 नॉटिकल माइल, 0 नॉटिकल माइल लेते हैं, 0 नॉटिकल माइल। और ये जो सागर होता है इसको बोलते हैं इंटरनल सी, बोलते हैं इंटरनल सी, आंतरिक सागर इसका नाम दिया जाता है। यही है आंतरिक सागर, ठीक है। हाँ आज लेट हो गई थी क्लास, कल से नहीं होगी, देखते हैं, कल से नहीं होनी चाहिए लेट, कल से। चलो भाई थोड़ा ध्यान दो इस पर। फिर इस पर दूसरा आता है ये वाला, आधार रेखा से चलने पर 12 नॉटिकल मील। आधार रेखा से चलने पर ये कितना नॉटिकल मील है? 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील। फिर आधार रेखा से चलने पर 12 नॉटिकल मील के बाद में और 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील से आगे और 12 नॉटिकल मील, है ना। और आधार रेखा से देखोगे तो कितना हो जाएगा? 24 नॉटिकल मील हो जाएगा। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का ये क्षेत्र है। और अगर इस प्रादेशिक सागर सीमा से देखोगे तो ये 12 नॉटिकल मील आएगा, यहां तक का 12 नॉटिकल मील है। और फिर आप एक और इसमें लाइन ले लो साहब, ये 200 नॉटिकल मील हो गया, ठीक है। तो आधार रेखा से चलने पर, आधार रेखा से चलने पर कितना मील आएगा? ये और 200 नॉटिकल मील आ जाएगा, ठीक है। और 200 नॉटिकल मील आएगा। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील है, और प्रादेशिक सागर से देखोगे तो फिर कुछ अलग आएगा। और यहां से देखोगे अविच्छिन्न सागर, ये जो सीमा है इस अविच्छिन्न सागर सीमा से 176 नॉटिकल मील है। यहां से 176 नॉटिकल मील है, 176 नॉटिकल मील है। क्लियर है बात? इसको 176 नॉटिकल मील है। और इससे आगे जब आप चलते हो दोस्तों, तो इससे आगे जो आता है इसको हम हाई सी या इसको उच्च सागर के नाम से जानते हैं, उच्च सागर के नाम से जानते हैं। हाई सी या फिर उच्च सागर है ये, हाई सी या फिर उच्च सागर, 200 नॉटिकल मील से आगे, है ना। तो ये 12 नॉटिकल पे हो गया, ये 24 नॉटिकल मील हो गया, नॉटिकल मील हो गया 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, और ये हो गया 200 नॉटिकल मील हो गया, ठीक है। ये 200 नॉटिकल मील क्लास 11 की एनसीईआरटी में आपको नॉटिकल मील का मिल जाएगा कि 1 नॉटिकल मील में कितना होता है। इसको अगर आप नहीं बनाया है तो इसको आप बना सकते हो। ये सबसे पहला हो गया 1 नंबर, जिसको हमने प्रादेशिक सागर कहा, प्रादेशिक सागर कहा, ठीक है ना, प्रादेशिक सागर कहा, रीजनल सी जिसको कहा। और ये समप्रभु क्षेत्र होता है, समप्रभु, सोवराइन रीजन होता है ना, समप्रभु क्षेत्र होता है। दूसरा जो होता है इसको अविच्छिन्न सागर कहा, कॉन्टिग्यूअस, इंग्लिश पीछे लिख दी है तो मैं यहां पर केवल हिंदी में लिख रहा हूं। अविच्छिन्न मंडल कहा। यहां पर 3 अधिकार होते हैं, साफ सफाई, साफ सफाई मतलब क्लीनिंग का, एक तो एक राजस्व, राजस्व बोले तो इसका राजस्व हो गया, और एक हो गया साफ सफाई का अधिकार हो गया, एक राजस्व का अधिकार हो गया। और एक और है इसमें, और ये है राजस्व वसूलने। और एक इसमें आएगा आवर्जन को रोकने, इमिग्रेशन को रोकने के लिए, आवर्जन को रोकना, रोकने का अधिकार, ठीक है ना, रोकने का अधिकार, आवर्जन को रोकने का अधिकार, ठीक है। रेवेन्यू एक तो कलेक्शन का, रेवेन्यू का होगा, एक आवर्जन को रोकने का, और एक क्लीनिंग, एक क्लीनिंग का। और एक तीसरा है अनन्य आर्थिक मंडल, अनन्य आर्थिक मंडल, अनन्य आर्थिक मंडल, अनन्य आर्थिक मंडल, एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक इकोनॉमिक जोन, EEZ जिसको बोलते हैं, काफी फेमस है EEZ, है ना। और यहाँ पर जो अधिकार होते हैं ये होते हैं खनन का अधिकार, एक्सट्रूशन ऑफ मिनरल्स, खनन। एक यहाँ पर नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, नए द्वीपों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ न्यू आइलैंड्स। और एक होता है यहाँ पर अनुसंधान, रिसर्च, अनुसंधान का अधिकार। ये आप मोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेंगे, अनुसंधान का अधिकार। ये 3 राइट्स यहाँ पर होते हैं। संप्रभु क्षेत्र है, सोवरेन रीजन है, तो इसका मतलब हम जो चाहें वो इस क्षेत्र में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ना एक बार इसको बढ़िया से बनाओ और फिर हम थोड़ा थोड़ा और इनके बारे में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए बना लो एक बार। इसको एक बार ना आप बना लो, वापस रिवीजन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज का इश्यू नहीं है। आप इसको एक बार बनाओगे जब भी ना, 2 मिनट टाइम लो। अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च। नोटिकल मिल को अभी समझाता हूँ, है ना, अभी समझाते हैं नोटिकल मिल। इसको बनाओ आप पहले। पूरा हालत खराब है यार इसमें, एसी खराब हो गया, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, वो एसी खराब हो गया ये। समझ में आएगा, अभी एक बार इसको रिवाइज करेंगे ना। इसको लिख लो पहले आप ना। देखो समझो एक बार, अनक्लोज बनाया गया, है ना, जनरल असेंबली ऑफ यूएन, उसने बनाया और उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि किसी भी देश का एक अपना अधिकार होता है समुद्र के ऊपर। तो बोले क्या अधिकार होता है, कहां तक अधिकार होता है? तो कहा कि मान लो कि ये कोई देश की तटीय सीमा है, ये किसी देश की तटीय सीमा है। बोले ठीक है सर, मान लिया तटीय सीमा है। तो बोले कि इस तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील जो होता है ना, वहां तक किसी भी राष्ट्र की सागरीय सीमा होती है, ठीक है। जहां से 200 नॉटिकल मील, जहां से ये आधार रेखा, जहां से ये जो तट होता है, इस तट से और 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, वो किसी भी देश का क्या होता है, वो किसी भी देश की सागर सीमा होती है। बोले ठीक है सर, सागरीय सीमा होती है, इसका मतलब यहाँ पर क्या कोई एंटर नहीं कर सकता है? आराम से एंटर कर सकते हो, लेकिन कुछ स्पेशल, कुछ ना कुछ राइट्स है ना, कोई स्पेसिफिक राइट्स हैं। अब सर क्या राइट्स है स्पेसिफिक? तो उन्होंने बताया, अनक्लोज के अकॉर्डिंग बताया गया कि देखो ऐसा है कि पहले हम क्या करेंगे
कि जो स्थलखंड सागर की तरफ स्थलीय भाग निकले हुए हैं, उन स्थलीय भागों को अगर आप देखोगे तो उन स्थलीय भागों को मिलाते हुए एक आधार रेखा बनाएंगे, एक बेस लाइन बनाएंगे। बोले ठीक है सर, तो आधार रेखा बना देंगे और आधार रेखा की शुरुआत होगी, इसको हम कहेंगे 0 नॉटिकल माइल। ठीक है सर, ये 0 नॉटिकल माइल होगी। तो कहा कि आधार रेखा और मुख्य भूमि के बीच जो सागर होगा उसका क्या नाम होगा, तो कहा कि भाई उसका नाम होगा आंतरिक सागर, आंतरिक सागर होगा। बोल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आंतरिक सागर हो गया। फिर बताए बोल भाई एक काम करेंगे कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र आएगा उसको हम प्रादेशिक सागर कहेंगे या क्षेत्रीय सागर कहेंगे। प्रादेशिक सागर का मतलब क्या है सर, कि जो भी देश यहां पर लगता है उस देश की मुख्य भूमि के साथ साथ या उस देश का कोई द्वीप है उसके साथ साथ जो क्षेत्र होगा 12 नॉटिकल मील तक का, वो प्रादेशिक सागर होगा और वो इस देश का संप्रभु क्षेत्र होगा, सोवरेन रीजन होगा। सोवरेन रीजन का मतलब ये हो गया कि ये जो देश है ये यहां कुछ भी कर सकता है, परमाणु विस्फोट करेगा, ये यहां पर जो है यहां पर अपने कोई रिसर्च करेगा, यहां से खनिज निकालेगा, यहां पर किसी को घुसने देगा नहीं घुसने देगा, सब कुछ इसके पास में, सारे अधिकार इसके पास, ऑल राइट्स जो है जितने भी अधिकार हैं वो सब के सब सुरक्षित किसके पास में, इस देश के पास में। बोले ठीक है सर। फिर कहा कि देखो आधार रेखा से 24 नॉटिकल जब मील चलोगे, यानी कि प्रादेशिक सागर सीमा से 12 और आधार रेखा से 24, ये जो क्षेत्र होगा इसको अविच्छिन्न मंडल कहेंगे। अविच्छिन्न मंडल का मतलब क्या है, बोल सिर्फ यहां पर 3 राइट्स होंगे। एक चीज, साफ सफाई कोई देश यहां पर कर सकता है, एक अधिकार, राजस्व वसूल सकता है, टैक्सेज ले सकता है कोई अगर इसमें एंटर करता है, दूसरा अधिकार, और तीसरा अधिकार इसमें है आवर्जन को रोकने का, इमिग्रेशन को रोकने का। कोई भी अगर गलत तरीके से घुसपैठ करता है और गलत तरीके से अगर घुसपैठ करता है किसी गलत काम के लिए, तो यहां पर रोका जा सकता है आकर के, तो आवर्जित करने का अधिकार होगा। दूसरा बताया, तीसरा बताया कि साहब आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का, और इस अविच्छिन्न सागर सीमा से चलोगे तो 176 नॉटिकल मील, इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहेंगे सर। उस देश का, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, चीन का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, पाकिस्तान का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, कनाडा का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, फ्रांस का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इटली का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, किसी भी देश की बात करें तो। ठीक है, हाँ राहुल डेफिनेटली बोल दूंगा और आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोल देंगे, चिंता मत करो आप। ये अनन्य आर्थिक जो मंडल है इसमें 3 अधिकार होते हैं। ठीक है, एक अधिकार होता है किस चीज का, तो एक अधिकार होता है खनन का, यानी कि संबंधित जो राष्ट्र यहां पर कोई भी देश है वो देश यहां पर क्या कर सकता है, यहां से मिनरल्स को निकाल सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि भारत का जो बॉम्बे हाई क्षेत्र है, वो बॉम्बे हाई क्षेत्र लगभग 170 किलोमीटर मुंबई से दूर सागर के अंदर है, और 170 अगर मील किलोमीटर की बात करेगा तो किस में आ जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में जाकर के हम नए द्वीप को बना सकते हैं, है ना, इस क्षेत्र में जाकर के नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, ये दूसरा अधिकार है। और एक यहां पर रिसर्च किया जा सकता है इस क्षेत्र में, है ना, तो ये कुल मिलाकर के रिसर्च करने के लिए भी ये क्षेत्र के अंदर उस देश को अधिकार होता है। जिस भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या क्या किया जा सकता है, खनन किया जा सकता है, यहाँ पर किया जा सकता है नए द्वीपों का निर्माण किया जा सकता है, और यहाँ पर अनुसंधान रिसर्च किया जा सकता है। और जो हाई सी होता है, ये सभी 200 नॉटिकल मील के आगे सभी देशों को समान अधिकार होते हैं, सभी देशों को समान अधिकार होते हैं, है ना। तो सभी देशों को समान अधिकार, और समान अधिकार भी शांतिपूर्ण कार्य के लिए है, किसी उल्टे सीधे कार्य के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो सभी देश इसको समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो आप इसमें कहेंगे कि सब सभी देशों को समान अधिकार होते हैं, इक्वल राइट्स टू ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन हाई सी। ठीक है, तो उच्च सागर के अंदर सभी देशों का समान अधिकार होता है। अब क्लास 11th एनसीईआरटी का एक छोटा सा मैं आपको कट दिखाता हूँ ना, एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसको आप एक बार देखो। ठीक है, तो चलो भाई उसको अगर देखते हैं तो ये देखो एक बार यहां से देखो, आपने रीड आउट हालांकि करेंगे लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। देखो क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, इसमें कुछ लिखा हुआ है और इसको मैं आपको ना रीड करके एक बार बता देता हूँ। ठीक है, इसको रीड करके बता देता हूँ, थोड़ा सा आप प्लीज ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से और पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील
लगभग 21 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना। और परिवर्तन के लिए बॉक्स में देखिए, मतलब ये मील वगैरह को किस में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, उसको देखो एक बार, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो भारत का सीमा के अंतर्गत, देखो भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर कितना नॉटिकल मील है, 12 समुद्री मील तक है ना। 12 समुद्री मील का हो या 12 नॉटिकल मील का हो। तो मैंने कहा ना कि सागरीय सीमा 200 तक है, लेकिन संप्रभु क्षेत्र केवल कितना है, तो वो आपका केवल कितना आएगा, 12 नॉटिकल मील। अब देखो इसमें मील को कन्वर्ट करने का दे रखा है। देखो एक जो मानक मील होता है, एक जो मानक मील होता है, स्टैंडर्ड मील जो होता है, एक जो स्टैंडर्ड 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 मील जो होता है, माइल जो होगा, उस एक मानक मील में जो होता है वो 1.584 किलोमीटर होते हैं, ठीक है ना। 1.584 किलोमीटर होते हैं। एक बात, एक जो समुद्री मील होता है, एक समुद्री मील होता है या एक नॉटिकल मील जिसको हम बोलते हैं, एक नॉटिकल मील है ना, नॉटिकल मील जो होता है, एक नॉटिकल मील की अगर बात करेगा तो एक नॉटिकल मील जो आएगा, उस एक नॉटिकल मील में 1.824 किलोमीटर आएगा, ठीक है ना। 1.824 किलोमीटर यहां पर आ जाएगा। तो समुद्री मील का मतलब हो गया, अब आप समझ लो इस चीज को कि एक समुद्री मील का मतलब क्या होता है, इतना किलोमीटर होता है। जबकि एक स्टैंडर्ड मील की जब बात करता है तो एक स्टैंडर्ड मील मतलब 1.6 किलोमीटर के आसपास माना जाता है, ठीक है। और यदि इंच में अगर बात कर ले तो इसमें इंच भी दिया हुआ है। मानक मील में कितने इंच होते हैं, इसके अंदर इंच कितना होगा, तो अगर इंच में पूछेगा तो इसमें 63,360 इंच होते हैं। ये एनसीईआरटी ने लिख के दिए हैं भाई, ये डेटा है ना, तो इनको थोड़ा सा याद जरूर रखना है ना। और एक समुद्री मील में कितने इंच होते हैं, तो 72,960 इंच होते हैं। तो ये भी आपको आंकड़े याद रखने हैं। तो कुल मिलाकर के मानक मील हो गया, एक समुद्री मील हो गया। जैसे सड़क के ऊपर अपने मापते हैं ना कि भाई कितना मील है कितना नहीं है ना, तो समुद्र जो स्थल मार्ग पर मापन करते हैं तो वो स्टैंडर्ड मील होता है ना। जैसे ए स्थान से बी स्थान की दूरी 5 मील है, अपने ऐसे बोलते हैं ना, 5 माइल या 5 मील है। और एक समुद्री मील की जब बात करेगा नॉटिकल मील की, तो सागरीय जो दूरियां मापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, ठीक है। और सागरीय दूरियों को नॉटिकल माइल में मापते हैं। और एक सागरीय जो मील होता है, एक नॉटिकल जो मील होता है, समुद्री मील होता है, वो 1.824 किलोमीटर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कुल मिलाकर के ये आपका हो जाएगा यहां तक, ठीक है, ये यहां तक हो जाएगा। चलो बुक को कल शायद अपना नंबर आएगा, कल बुक को रीड आउट करेंगे। आज जो है यहां तक कर लेते हैं, कल ये चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये तो क्लास 11th की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है, ठीक है। हाँ, क्लास 9 और 11 एनसीईआरटी किताब अपने साथ में आप रखिएगा, ठीक है। मैं आपको कहूंगा भाई चलो बुक को निकालो, हम फटाफट बुक का चैप्टर है उसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर रीड आउट करेंगे तो फिर ये आपके काम आएगी, ठीक है। तो सारे जो हिंदी वाले हैं अपनी हिंदी की बुक ले लेंगे, इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश की बुक ले लेंगे, ठीक है। तो उसको रीड करेंगे। तो चैप्टर का चूंकि एक बार पूरी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा ही दी है और पूरी थ्योरी मैं करवा दे रहा हूं, और उसके बाद बुक को फटाफट फटाफट रीड कर लेंगे। ताकि बुक देखो, जब आप समझो आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं तो बुक की लैंग्वेज को आपको पकड़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसको पकड़ना पड़ेगा भाई, है ना, उसको पकड़ना पड़ेगा। और उसी लैंग्वेज में चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग में उस लैंग्वेज का उपयोग करना पड़ेगा। एनसीईआरटी को पढ़ने का एक पर्पज सिविल वाले बच्चों के लिए होता है कि साहब हम उस बुक की लैंग्वेज पर अपनी कमांड बनाएं, ठीक है ना, और उस ही भाषा में उसी स्टैंडर्ड के ऊपर आंसरों को लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और रही बात नॉलेज की, तो कंटेंट तो मेरे पास मान लो, चूंकि हम मान लो टीचर हैं तो हम रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, और रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो हम एनसीईआरटी से कहीं ज्यादा चीजों को लिखवा सकते हैं। बहुत कोई कॉमन बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सभी टीचर लिखवा सकते हैं, कोई वैसी विशेष बात नहीं है। लेकिन जो है उस किताब की लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। और सिविल सेवाओं के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की बुक्स काफ़ी सफिशिएंट होती हैं। कुछ बच्चों का प्रश्न है कि साहब बीपीएससी के लिए क्या करें, तो बीपीएससी को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बीपीएससी की अप्रोच को थोड़ा समझने का प्रयास करो। आप अगर बीपीएससी के लिए पूरा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी दे दनादन आप पढ़ दोगे तो कोई फायदा उसमें नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का, नहीं, उस चीज में आपको बहुत सारा फायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप बहुत ज्यादा चीजें, फालतू की चीजें आप अगर पढ़ रहे हैं, एग्जाम की अप्रोच को पकड़ना पड़ेगा। यूपीपीएससी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, बहुत काम आएगी,
है ना। लेकिन बीपीएससी के लिए कुछ सीमाएं हैं, है ना, बीपीएससी एग्जाम को थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। और बहुत सारे जो है बच्चे इन सब सेगमेंट को पढ़ देते, इतना पढ़ देते हैं कि वो कोई काम का भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है भाई। अगर कोई चीज ऐसी होती जो अगर समझ में नहीं आए तो आप ना उसको एक बार फिर से एक बार क्लास को देखने का प्रयास करो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे नई नई चीजों में उलझे रहते हैं, उसका ध्यान यहाँ भी है, उसका वहां भी है, उसका वहां भी है ना। तो एक बार में केवल एक चीज पर कंसंट्रेट होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा कंसंट्रेट इसी चीज पे हुआ करो, फालतू चीजों पर कंसंट्रेट मत हो। तो फालतू चीजों की तरफ आप जाएंगे तो फिर उससे आपकी तैयारी हो नहीं पाएगी, है ना। तो अब